बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सिंध में पहले मरहले में 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ। जो अब तक के नताइज आए हैं उसमें हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है और सबसे ज़्यादा 2500 से ज़्यादा नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे हैं और सिंध में मौजूद अपोजिशन जमातें इनको टफ टाइम देने में नाकाम रही हैं। अब तक की टैली के मुताबिक जो दूसरे नंबर पे आए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है वो तीसरे नंबर पे, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान चौथे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाँचवें नंबर पर आई है। इंतखाबात के पोलिंग डे पर बदनज़मी के वाक़यात, लड़ाई, मार कुटाई और पुरतशद्दुद वाक़यात भी रहनुमा हुए और 2 इंतहाई कीमती जानें भी ज़ाय हुई और दर्जनों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। यकीनन इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन अंदाज में हो तो वो बहुत बेहतर और इसके लिए बेहतर इंतज़ामात की भी ज़रूरत है। ताहम जो इत्तेहादी जमातें हैं मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में, उन्होंने इन इलेक्शंस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसमें MQM पाकिस्तान है, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है और तो तहरीक चलाने की बात की है। मैं सुन रहा था राशिद सुमरो साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जो उनके सरबराह हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पीपल्स पार्टी को सिंध में एक वाज़ेह बरतरी हासिल हुई है पहले मरहले में। पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है और इसके साथ साथ पंजाब की भी अगर हम बात करें सिंध के बाद, तो पंजाब में भी 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन जो है उस पर मैदान सजेगा और कड़ा मुकाबला मुतवक्के है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, क्योंकि आपके इल्म में है कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए, उन्हें 25 वोट पड़े थे मुनर्रिफ PTA अरकान के, उन्हें डिसीट कर दिया गया और अब उस पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है, हिदायत दी है कि वो PTI की जो रिज़र्व सीट्स हैं 5 उनका नोटिफिकेशन जारी करे। यकीनन एक दिलचस्प सूरत हाल बन रही है पंजाब में, अगरचे अगर वो 5 सीटों के नोटिफिकेशन भी हो जाए, फिर भी हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं तो नंबर गेम में हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब में अभी भी उनके पास नशिस्तें ज़्यादा हैं, 4 नशिस्तें उनकी ज़्यादा इस वक्त भी हैं। लेकिन 17 जुलाई को और इस हवाले से हमने देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब मुतहरक हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं और शिकस्त देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ PMLN भी मुतहरक हो गई है और इस हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी मुख्तलिफ हलकों में जाकर खिताबात करेंगी, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर मुआशी फ्रंट पे एक अच्छी खबर सामने आई है और उसके मुताबिक फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज था पाकिस्तान के ज़िम्मे, उसमें मौखर करने पर फ्रांस एग्री हो गया है फॉर 6 ईयर्स, 6 साल के लिए, और इस सिलसिले में मुआहदा भी तय पा गया है। और इसके साथ साथ आज जो हफ्ते का आगाज़ था तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी की सूरत हाल देखी गई है और 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तो एक जिसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड है। इस तमाम नुकात पर, इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया और जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम आपसे करा देते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली साहब जो हैं, अली परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिनर भी दिया था स्ट्रेट वहाँ से हमारे शो के लिए आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश। हमें ज्वाइन कर रही हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, अपना शो करते हैं आज TV पर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अंदलीब अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन करना है, चंद ही लम्हों में ज्वाइन करेंगी। हमने सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब को भी ज़हमत दी, हैदराबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा हम ओवरऑल सिंध लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के हवाले से ज़रा अहवाल ले लें। चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है और पीपल्स पार्टी का किला है सिंध, लेकिन कुछ रंजिशें हैं, शिकवे शिकायत हैं, आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं MQM पाकिस्तान मुस्तरद कर रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात कह रही है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो चांडियो साहब, ये क्या वजह बनी कि आप लोग तो विफाक में इकट्ठे हैं, इन बल्दियाती इलेक्शन में एक दूसरे के ज़रिए मुकाबला तो आपने करना है, लेकिन ये जो शिकायत है इनका अजाला कैसे किया जा सकता है चूंकि आप वहां पर हुक्मरान जमात हैं? साहब, हमने एक आमरीत जमहूरियत की शक्ल में एक आमरीत नाफिज की पाकिस्तान में 3 साल, 3.5 साल जी, इसको सारी पार्टी ने मिलकर मुल्क से निकाला है, हुकूमत से अलग किया है, तो उस नुक्ते पर हम जमात थे। हम अपनी जमायत कोई भी किसी ने भी अपनी जमायत दूसरी जमायत में जब्त नहीं की, अपनी अपनी जमायतें अपने अपने मंशूर पे रहकर एक ही नुक्ते पर कि इस सिलेक्टेड को
घर जाना है। ठीक। की हासिल की है, हर जमात अलग है अपने तौर पर काम करने के लिए, लेकिन एक बात तय है कि अगर हम इत्तेहाद में हैं तो अल्लाह ताला ऐसी कोई सूरत तसादुम की या कोई गैर जमहूरी कोई हम कोशिश नहीं करें कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन की रिवायात ने कदम जमाए ही नहीं, यहाँ वो रवाज ही नहीं किया जो जमहूरियत के लिए माहौल चाहिए होता है। जी। उस माहौल पे सिर्फ बरसों गुजरने के बाद शायद नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होंगी, इसे दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद और चलेगा। अच्छा, ये तो आपने कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद कितना नागुज़ीर है चांडू साहब, चूँकि इससे तनाज़ात जन्म लेते हैं। 2 अफराद की जानें गई, 2015 के मैं फिगर्स देख रहा तो उस पर ज़्यादा अफराद फौत हुए थे, लेकिन कैसे इसको पुरअमन अंदाज में किया जा सकता है? जी हाँ, इंतखाब मेरा ख्याल है जब जमहूरी कल्चर यहाँ परवान कर जाएगा, जहाँ तहलीम भी अपना किरदार अदा करेगी और खालिद सियासी जदोजहद होगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये तसादुम, ये नुकसान बहुत कम हो जाएगा, नाम रह जाएगा। लेकिन दुनिया के कई ममालिक हैं जहाँ अब भी इंतखाबात में ऐसी कैफियत हो जाती है कि नुकसान हो जाता है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सारी उम्र मैंने जमहूरी सियासत की है, तो मैं तो हिमायत नहीं करता, लेकिन कल्चर इस किस्म का है जिसमें और खासकर सब कुछ इलाके है, जहाँ इलाके जैसे कबायली ठीक ना, तो वहाँ ये तसादुम ज्यादा हो जाता है। ओके, तो इसको दूर होना चाहिए, मेरा ख्याल है वक्त के साथ ये दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है चांडू साहब, 2 मिनट मेरे साथ रहेगा, फिर आप जब इंशाल्लाह इस्लामाबाद स्टूडियो जाएंगे आपसे तफसील गुफ्तगू, लेकिन मैं चाहूँगा शौकत पराचा साहब का भी इस पे व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शौकत पराचा साहब, आप क्या कहेंगे? जाहिर बात है इन्होंने मिल के जद्दोजहद तो की, लेकिन मुकाबला तो करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े मौलाना फजल रहमान साहब और MQM नाला हैं सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। PTI तो 5वें नंबर पे आई है। आपकी क्या असेसमेंट है सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से? जी शुक्रिया। सरदार मौला बख्श चांडियो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हम अलग-अलग जमातें हैं, हम इत्तेहाद में हैं, लेकिन जिस वजह से हम इत्तेहाद में आए वो पिछली हुकूमत का ख़ात्मा था। जब हर जमात अपना तशख़्ख़ुस अलहदा रखती है, बेशक वो इत्तेहाद में हैं, तो फिर उनके जो इस तरह के इंटरेस्ट हैं, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लेना, देखें कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ सिंध में, या फॉर दैट मैटर पंजाब में तो MPAs के लिए सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दी, लेकिन उधर इत्तेहाद ना MKM का था, ना पीपल्स पार्टी का था, ना JUI का था। और MKM के लीडरान ने आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा ना पीपल्स पार्टी का वोट हम छीन सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी हमारा वोट छीन सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये 2 बंदों की जो हलाकत हुई वो बड़ी दुख की बात है, वरना इलेक्शन होना, गली गली महल्ले महल्ले एक जमहूरी अमल होना, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। यानी लेकिन आप तो तहरीक चलाने की भी बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो एक सियासी बयान है। वो नहीं, सियासी बयान नहीं, वो वक्ती बयान है। आप सियासी बयान नहीं कह सकते उसको। अच्छा। वो एक वक्ती बयान है, वक्ती उबाल आया, उस दिन की फ्रस्ट्रेशन थी, कल वो इसको भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन हुई ना वहाँ पर, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने जीतना था, क्योंकि PTI ने पहले कोशिश की अंदरून सिंध जाने की, अरबाब गुलाम रहीम साहब को बाकायदा मुआवन खसूसी बनाया गया था, इस वजह से वो नहीं चला। फिर बाकी जमातें भी कोशिश करती नहीं कि अंदरून सिंध में जाकर पीपल्स पार्टी को तोड़ें और या उसका जोर कम करें या उसका असर कम करें या उनके वोटर्स को अपनी तरफ खींचें, वो नहीं हो सका। लेकिन जो लड़ाई है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है बदीन, हैदराबाद, कराची वो टफ होंगी, उस पर ज्यादा कड़ा मुकाबला होगा। बड़ा क्लियर, मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव बताए। जो MKM के दोस्तों ने बात की, कराची शहर है, हैदराबाद है, वो पिछली बार PTI 14 सीटें ले गई थी उधर से, वो नहीं 14 कराची और हैदराबाद से ना, बाकी तो और जगहों से ना, तो वो 14 तो बेसिकली MKM की हुआ करती थी। अब MKM के लिए चैलेंज ये नहीं है पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध, MKM के लिए चैलेंज है
वो पीटीआई का है अर्बन में, और पीटीआई के लिए भी एमक्यूएम का चैलेंज है कि जो 14 सीटें पीटीआई ने निकाली थी कराची में, बड़े नाम है, सदर ममलिकत का हल्का है वहाँ पर, गवर्नर इमरान इस्माइल वहाँ बैठे हैं, फैसल वाडा साहब बैठे हैं, असद उमर अपने आप को कराची का ही समझते हैं। उनके लिए ये चैलेंज है कि जब कराची हैदराबाद में इलेक्शन होगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चांडी साहब, बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगे तो आपसे जरा तफसील गुफ्तगू होगी और आवाज़ भी जरा क्लियर होगी। अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली भाई बहुत शुक्रिया। पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन का हमने जिक्र किया और जहाँ से आप MNA हैं, आपकी वालदा हैं, वहाँ के नीचे भी एक सीट है जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है। आप समझते हैं पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद कितना नागुज़ीर है, चूँकि पंजाब में भी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ये टेस्ट केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो अगर पुरतशद्दुद वाक़यात ना हो और हर कोई अपना हक़ राय इस्तेमाल करे तो दैट्स अ फेयर एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, इलेक्शंस के अंदर हार जीत जो होती है उसकी अपनी अहमियत होती है, पर मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा जो अब पेशरफ्त बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इसको सराहना चाहिए हमें, क्योंकि ये वो आपकी ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर जिस तरह से पावर ट्रांसलेट होगी, ट्रांसफ़र होगी, इससे आपके मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी जब लोगों की दहलीज के ऊपर उनके मसाइल हल होंगे। आपके ऐवानों के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट होके आते हैं वो लेजिस्लेशन के ऊपर, कानून साजी और अहमियत की चीज़ें उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को सराहना चाहिए। और ये भी बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा एक खुद मुख्तार इदारा है, और उसको जो ये कीमती जानों का ज़िया कराची ये सिंध के अंदर हुआ है, इसका बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और मैं बल्कि इस बात को थोड़ा सा सब्सटेंशिएट इस तरह से कर देता हूँ कि आप देखें, वो डस्का का इंसिडेंट हुआ, जब वो इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और उस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम के ऊपर लेके गए, तो आपने किसी और सब्सिक्वेंट ज़िमनी इलेक्शन में कोई धुंधाते देखा? प्रिजाइडिंग अफसर टाइम पे पहुंच जाते थे, रिजल्ट की भी कंसोलिडेशन होती थी, सारा कुछ हो जाता था ना। इसके साथ ही अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लाहौर के अंदर जो आपने मेरी वालदा का इलेक्शन का, उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बड़े सीरियस वहां पे एक्यूजेशंस उस इलेक्शन के अंदर थे, उसका पूरा एक डॉसियर इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। उस इंक्वायरी को क्यों मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया? आज के ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर आप आ जाएं पंजाब के, उसके अंदर आप देखें छोटी मोटी लड़ाइयां इलेक्शन के अंदर हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर वहां पे लोग अपने जज्बात के अंदर जब होते हैं तो आपके चौकों चौराहों के ऊपर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। बट ये जो PP 167 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जिसमें नज़ीर चौहान साहब वर्सेस शबीर गुज्जर ऑफ PTI है, वहां पे अल्लाह चौक एक ऐसा लाहौर का बड़ा चौक है जहां पे सेफ सिटी के कैमरे हर तरफ मौजूद हैं। वहां पे एक पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर फायरिंग हुई है और वहां से तकरीबन 20 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल के वहां से खौल बरामद किए गए हैं। तो मुझे बताएं, इस इंक्वायरी को अगर आप मंतकी अंजाम पे नहीं लेके जाएंगे, NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जब आपके पास प्राचा साहब जैसे बड़े बड़े एनालिस्ट ने, कामरान खान साहब ने उस पर शो किया, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने शो किया, मैंने एज विनर ऑफ द इलेक्शन, मेरी वालदा वहां से जीती ना, मैंने खुद कहा कि इसको इंक्वायर करें, आपके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, वो डॉसियर की शक्ल में मौजूद है। तो जब तक आप इनको मंतकी अंजाम पे नहीं लेके जाएंगे तो इस किस्म के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश इलेक्शन कमीशन से अपील इतनी है कि उन्होंने एक भरपूर, क्या कहते हैं, तहरीक के तहत, तहरीक तो नहीं आप उसको कहेंगे, जिद्दोजहद के तहत उन्होंने ये खुद मुख्तारी इख्तियार की है, उसको इनको जेलसली गार्ड करना चाहिए और उसके लिए उनको हर किस्म की जो इस किस्म की ग्रॉस वायलेशंस होती हैं उनको मंतकी अंजाम पे लेके जाना चाहिए और करार वाकई सजा देनी चाहिए ताकि इस किस्म की चीजें रिपीट ना हो। मैं तो इतनी सी गुजारिश करना चाह रहा था। और जहां तक इलेक्शंस हैं उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अबव बोर्ड होना चाहिए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और आप जब इन चीजों के ऊपर इस पेशरफ्त करेंगे तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और हमें सिर्फ पेशरफ्त करनी चाहिए। मैं तो एज हुकूमती पार्टी का MNA एंड एज अ पाकिस्तानी, पहले मेरी तो इलेक्शन कमीशन से यही अपील है। PTI को भी, चूंकि हम अंदलीब साहबा को उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है, अभी तक आई नहीं, लेकिन लेट मी प्लेज अ डेविल्स एडवोकेट। PTI के बहुत शदीद उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो सदर हैं पीपल्स पार्टी शुमाली पंजाब की, वो कह रही थी, उन्होंने तो बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जो इलेक्शन कमीशन है और आपकी जमात का गठजोड़ है, इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, क्योंकि आपकी हुकूमत की सर्वाइवल भी स्टेक पर है विद दीस
भाई, 25 सीट्स इलेक्शंस। मैंने बिल्कुल जो आइन के तहत हमारे मुल्क के अदारे हैं, मैंने ना कभी उनके ऊपर सियासत करने की कोशिश की है, ना मैं आज करूंगा। इस मुल्क के अगर निज़ाम को आगे चलना है तो आपको दस्तूर जो है उसका एहतराम करना पड़ेगा, उसको मुकद्दम रखना पड़ेगा। उस दस्तूर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन साहब वहां पे अपॉइंट हुए थे, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजामंदी भी मौजूद थी। अगर उनसे अब उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं तो उसके अंदर आपका आइन के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है जिसके तहत आप चीफ इलेक्शन कमीशन को उनके ओहदे से अलहदा कर सकते हैं। पर जब तक वो अपने ओहदे के ऊपर बैठे हैं, हमें जिस तरह से बाकी के आईनी ओहदों का एहतराम करना चाहिए उसी तरह उनका एहतराम करना चाहिए। और उनके अगर किसी एक्शन के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद है ना। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो ओपिनियन थी उसको रिवर्स किया ना। अब देखिए, लीगली चीफ इलेक्शन कमीशन के पास भी अपील का राइट मौजूद है, आपके पास, बाकी की जमातों के पास। तो गुजारिश ये है कि बादशाहत मत बनाएं कि इमरान खान को अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इनके खिलाफ यहां पे तहरीक चला रहा है या इनकी कोई खिलाफ यहां पे कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। अगर उनको कोई हुकूमत से निकाले तो हमारे खिलाफ अमेरिका यहां पे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी बना रहा है। तो इस किस्म के लोगों को गुमराह करने से बाहर रहें, मुल्क के इदारों को मजबूत करें, कानून की बालादस्ती की आप बात करें और उस रास्ते के ऊपर चलें। तो कम से कम मैं अपना जाती तौर पर उनको वोट जरूर देने। यावर बुखारी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच। ऑनरेबल मेंबर असेंबली हैं, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब। यावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमारे साथ अली परेज मलिक साहब हैं, शौकत पराचा साहब हैं, उससे कबल मौला बख्श चांडियो साहब थे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और इनका पुरअमन होना, तशद्दुद के वाक़यात का ना होना, इनका ट्रांसपेरेंट होना, ये एक बहुत इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी जो पिटिशन थी उसे मंजूर कर लिया और जो 5 स्पेशल सीट्स की नोटिफिकेशन है जारी करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस पे आपका क्या कमेंट है यावर बुखारी साहब, क्योंकि आप लोग काफ़ी, मैं सुन रहा था, सीख बात है कि क्या वजह है कि इस हवाले से जो कोर्ट्स हैं वो एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही है। अब ये चीज़ सामने आई है। नंबर गेम इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर होता है तो 4 सीटें ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में, जो हमने मैथमेटिक्स किया है। अली परेज मलिक साहब की क्या कहेंगे सर? और जो ज़िमनी इलेक्शन है, तगड़ा इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में 17 जुलाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए अली मलिक मेरा भाई है छोटा और बहुत अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, बहुत अच्छी इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग जब लकीर के फकीर बन जाते हैं तो हम वही बातें करेंगे जो अली मलिक कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन कमिश्नर ने अपना तासुब हमें दिखा दिया है मुख्तलिफ चीजों में, और ये जो अभी ये कोर्ट्स ने इसको रिवर्स किया है, वो ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया। मतलब प्रेसिडेंस नहीं है के बाद, लेकिन ने कर दिया। वो एक कर दिया कि 20 तारीख के बाद हम करेंगे। उन्होंने एक फजूल से एक लुकूना हमें दे दिया। अभी ऐसे ही जैसे अतार आके असेंबली के अंदर आके बैठ, देखिए ही इज नॉट सपोज्ड टू से, ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। वो इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, वो स्पीकर की स्पेसिफिक परमिशन के बगैर आ नहीं सकते। और ये लोग कहते हैं कि जी वो अलाउड है। नेशनल असेंबली में और तरीकाकार है, वहां पे भी विदाउट स्पीकर परमिशन या उस मिनिस्टर की जब तक बिजनेस ना वो नहीं आ सकता है। अभी यहाँ पे जहां तक बात है जिमनी इलेक्शन की, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिसर्स आप एक एक निकाले, जिस तरीके से ट्रांसफर वहां पे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट फंड दिए जा रहे हैं, वो तो नोटिस लेके वो सुलेमान वाले इलेक्शन में वो कर रहे हैं। ये लोग चोरी छुपे कर रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो आप आके ऑन द ग्राउंड देखें। यहाँ पे टेलीविजन पे ना अली मलिक की बातें सुने ना मेरी सुने, ये लोग जिस तरीके की बेईमानी करने के आदी हैं, वो इंतहा की है। इलेक्शन इंजीनियरिंग तो इनके ऊपर खत्म होती है, क्योंकि छांगा मांगा से लेके जस्टिस सजाद को ले लें, जुनेजो साहब को ले लें, अपना जहांगीर करामत को ले लें। आपको खदशा है कि डस्का वाला काम ना हो जाए दोबारा? मैं कहता हूँ डस्के से भी बहुत ज्यादा आगे होगा। अच्छा, वहां पे तो धुंध ही आई थी ना, लेकिन हम लोग वैसे धुंध क्यों आई थी सिटिंग बुखारी साहब, आप ये धुंध क्यों आई थी? आपने कहा वहां तो धुंध आई थी। अभी सुन लेना, सुन ले। सिटिंग गवर्नमेंट कभी बाई इलेक्शन हारती नहीं। हम लोग क्यों हारे? एक तो वो नून का जो बेल्ट था सेंट्रल पंजाब का, ज्यादातर उधर हुए, लेकिन उससे फर्क ये, जो सबसे बड़ा फर्क था, हमने उस तरीके से ना एजुकेशन को इस्तेमाल किया, ना हमने वहां पे 2 नंबरियां, हम लोग को जो पब्लिक ओपिनियन थी हमने उसको रिस्पेक्ट किया। ये लोग कर क्या रहे हैं? डीसी चेंज कर रहे हैं, डीपीओ चेंज कर रहे हैं, ये लोग आईबी से इंक्वायरीज करवानी शुरू कर रहे हैं, ये लोग एंटी करप्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये जो रूटीन में हो रही है। अब ये लोगों ने करना क्या? ये लोग जो मेन सपोर्टर्स हैं उनको उठा रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मतलब ये हरकतें मुझे बताइए इलेक्शन रिगिंग है कि नहीं?
अभी गवर्नमेंट में होने का ये होता है कि भाई जरा खुला मैदान छोड़ो, दिल बड़े करो। ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं। यावर भाई मुझे बताएगा, ये आपकी बात ठीक है, ये आपके जो खदशात हैं वो मैं रखता हूं उनके सामने। मुझे बताएगा केपी में आपकी माशाल्लाह हुकूमत है, वहां स्वात में आप लोगों ने जो एएनपी की सीट थी वो बाई इलेक्शन में विन की है, आप समझते हैं वहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है? कहां पे? स्वात। आपको पता है ना, पीटीआई ने अपनी सीट जो है अपसेट विक्ट्री हासिल की है अगेंस्ट एएनपी। उनकी सीट खाली हुई थी, 4000 वोटों से आप लोग जीते हैं केपी में। अब देखिए मेरे पास अभी तक वहां की, मैंने पूछा था वो ठीक हुआ इलेक्शन? अगर वहां पे गवर्नमेंट ने कोई बेईमानी की है या नहीं, मैं ये खुदा ना खास्ता इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो नताइज आपके लिए काबिले मतलब कबूल है ना? मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर की है केपी के अंदर ना, तो मैं कंडेम करता हूँ एज अ पीटीआई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मैं कंडेम करता हूँ कहीं बेईमानी हो। देखिए हम लोग कमजोर पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंट क्यों पड़ती है, जब हम एक दूसरे को जंगली जानवरों की तरह काटते हैं और हम लोग स्पेस देते हैं कि भाई आ जाओ मेहरबानी करो, हम फिर ये कहते हैं कि इदारों को हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो इदारों को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यार अगर आप लोग खुदा का वास्ता खुल के मफाद में देखते तो ये हरकत ना होती। आप ये देखें कि इकोनॉमी का कौन सा इंडिकेटर था जो खराब था जब हमें हटाया गया, ठीक है ना। और मुझे बताएं कि जो खासकर आप लोग मीडिया हो जिसके ऊपर मुझे बड़ा एतराज होता है कि जब हमारे जमाने में कीमतें बढ़ रही थी तो तबाही की महंगाई थी, और अभी ये लोग मुश्किल फैसले कर रहे हैं। वो मुश्किल फैसले इनको करने के लिए हमने कहा था, इन लोगों ने तो ये क्योंकि इन्हें नैब का कानून फारिग करना था, अपनी एनआरओज लेनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मेरे साथ रहेगा यावर भाई, आपसे रिक्वेस्ट है जरा मेरे साथ रहेगा, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप जरूर सुनिएगा। शौकत पराचा साहब से इसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस ले लेते हैं, फिर अली साहब जवाब देंगे। शौकत पराचा साहब बताइएगा, जो एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेज है जो यावर बुखारी साहब ने रीएट्रिएट की है, डीपीओस की तब्दीली, प्री पोल रिगिंग, तमाम डेवलपमेंट फंड्स का जो है वो खर्च होना, ये इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये इस चीज़ से हमें बाहर निकलना चाहिए या ये आप समझते हैं ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे साथ जिस तरह इलेक्शनियरिंग होती है उसका हिस्सा ही है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो ना हो, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कुछ इक़दाम भी ले रहा है। मसलन जंग के डीपीओ को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि डस्का वाला जो एक्शन लिया था और उस वक्त जितने ऑफिसर्स थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, आरपीओ, उन सब पे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया इन अ वे कि दे विल नेवर परफॉर्म एनी इलेक्शन ड्यूटीज़। तो ये तो एक्शन हमारे सामने आ गया। बिल्कुल सही। बाकी जो डस्का वाला मामला है, एक बॉटम लाइन तो वो बनती है ना बस डस्का वाले मामले की। धुंध का वो भी कह रहे हैं, धुंध का ये भी कह रहे हैं। 17 जुलाई को धुंध होगी, 22 बंदों को उठाया गया, 22 बंदों को उठाया गया। और मजे की बात आपको बताऊं, रादर अनफॉर्चुनेट है, उसमें कुछ खवातीन भी थी। ये नहीं है कि सारे मर्द थे, ये नहीं है कि सारे मर्द थे। वो धुंध कैसे आई, क्यों आई? जुलाई में वैसे धुंध नहीं पड़ा करती, आप खुदा का नाम ने, जुलाई में किधर धुंध होती है? सियासी धुंध, सियासी धुंध की जुलाई में किधर धुंध होती है? लेकिन जुलाई में मानसून है। ये ना हो कि बारिश इतनी तेज हो जाए, नहीं तेज के अलावा इतना पानी इकट्ठा हो जाए कि रास्ता ना मिले। ये अली भाई आपने इस चीज का इत्तेफाक कर रहे हैं। इसमें एक और बात है कि जो 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें 25 जुलाई 2018 को इन 20 में से 10 इंडिपेंडेंट जीते थे। ठीक, उन्होंने पीटीआई के लोगों को भी हराया था, उन्होंने नून लीग के लोगों को भी हराया था। मसलन मुल्तान में अब जो इलेक्शन हो रहा है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में वही नौजवान था जो आज उनके बेटे के सलमान नईम शेख, आज वो भी लड़ रहे हैं। सो 10 ऐसे आदमी थे जिन्होंने पीटीआई को भी हराया, नून को भी हराया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को हराया या जेयूआई को हराया या जिसको भी हराया। अब अगर मुस्लिम लीग नून उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है जो पहले ही जीत के आया है, ठीक, यानी लाहौर से लेकर जंग मुल्तान तक, बावलनगर का एक हल्का है, तो उसके जब वो अगर जीतता है, फ़र्ज़ किया तो हम क्या कहें कि वो धांधली करके जीता है, वो जो डीपीओ की तरफ से जीता है। एक बात तय है कि इस इलेक्शन कमीशन ने जब से करें ना, खुद मुख्तारी पार्लियामेंट ने दी है ना, आपने आइन में तरमीम करके वो 222 आर्टिकल डाला, आर्टिकल 220 डाला, और उसमें वही पावर मिली जो एड इन एक्शन वाली पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि जब सुप्रीम कोर्ट 184(3) में फैसला देगी तो तमाम हुकूमती
इदारों पर लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अमल दरामद के लिए वो एक्ट करें। सिमिलरली जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन के पास एग्जैक्टली वही पावर्स हैं, और वो हमने देखा डस्का में उन्होंने इस्तेमाल की, यानी कमिश्नर गुजरांवाला फारिग किया, आरपीओ गुजरांवाला फारिग किया, डीपीओ फारिग किया, वो सियालकोट वाला डीसी फारिग किया, और अब भी उन्होंने उसी अपने फैसले को इम्प्लीमेंट किया, डीपीओ जंग को उनको हटाया, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, ओनली बिकॉज के वो डस्का वाले में आज अगर पीटीआई समझती है कि उसका डिसएडवांटेज पीटीआई के पास है, कल हो सकता है वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का डिसएडवांटेज किसी और पार्टी के पास हो जाए। लेकिन एक इदारा बना है, इदारा असर्ट कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि इदारों को असर्ट करना चाहिए, इदारे अपना इंडिपेंडेंट ऑफ, हम भी यही कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल। आपकी कैलकुलेशन में जो आपने कहा 20 सीटें हैं, फिर मैं अली के पास जाऊंगा, इन 20 सीटों में ज़ाहिर बता भी इट्स टू अर्ली टू प्री जज, लेकिन वो क्या नताइज होंगे जो इनके लिए भी सेटिस्फैक्ट्री हो या फिर पीटीआई के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो? क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो उनका होल्ड है वो तो रखा, केपी में इनका होल्ड है, इन्होंने अपसेट विक्ट्री हासिल कर ली स्वाद से, और पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे बयानिए की जीत है। ये शाह साहब ने बड़ी अच्छी, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर बेईमानी होगी कहीं भी, चाहे इनकी सूबाई हुकूमत के अंदर हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिस शुड बी द स्पिरिट। अब जो आपका सवाल है ना, देखें ये राजी हूं या वो राजी हूं या कोई और राजी हो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूं कि जो फैसला उस दिन आवाम करें वो कबूल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। सुने जी जी। जो वोट, एक वोट आप डालें, जिसके हक में डालें वो काउंट होना चाहिए। जो वोट आपका है, आपका वोट शुमार होना चाहिए, आपको वोट डालने का हक मिलना चाहिए, और जिसके हक में आप वोट डालने वो उसको जाना चाहिए। जिस दिन ये हम हो गया और हमने कबूल करना सीख लिया, उस दिन हमारी जमहूरियत ये अली परवेज साहब, ये जो नुक्ता उठा है कबूलियत नताइज की, हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली, फिर मैं ये सवाल जो है वो यावर बुखारी साहब के लिए, वी आर जिसे कहते हैं ना लूजर्स, हम इस तरह की एक ग्रेस नहीं दिखाई जाती। अगर इलेक्शन हार लिया जाए तो हर तरह के इल्जामात होते हैं, जीत लिया जाए तो कहते हैं सबसे फेयर इलेक्शन हुआ है। कैसे उस तक हम पहुंच सकते हैं? अनवार भाई, मैंने तो आपसे पहले सवाल के जवाब में इस पॉइंट के ऊपर पहले ही कंसीड कर दिया था। बिल्कुल ये वो डायरेक्शन है जिसके ऊपर हमें मूव करना चाहिए। मैंने तो आपको बिल्कुल कहा अबव बोर्ड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, उसके अंदर से जो नताइज हैं वो सबको कबूल करने चाहिए। मैंने तो पहले कंसीड कर दिया, पर मैं नहायती एहतराम से अपने बड़े भाई के साथ जो उन्होंने चंद तहफ़्फ़ुज़ात का यहाँ पे इजहार किया ना, मैं उनका ज़रा जवाब दे दूँ, और मैं कोशिश करूँगा मैं किसी फजूल की बहस में उनके साथ ना जाऊँ, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। गुजारिश ये, उन्होंने 3-4 इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर जाके देख लें ट्रांसफ़र पोस्टिंगें कितनी हो रही हैं। पंजाब के अंदर आज भी चीफ सेक्रेटरी वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में था, आज भी आईजी पंजाब वही है जो इनकी हुकूमत के अंदर था, आज भी जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे लाहौर का कमिश्नर वही है जो इन्होंने तैनात किया था, आज भी डीसी लाहौर वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे तैनात किया था। तो मुझे बता दें, हमने इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद किस अफसर को लाके ये टास्क दी है कि जाओ जाके हमें ये नतीजे लाके दो? तो मुझे खाम खा के जब ये लोगों पर इल्जाम लगाते हैं तो मुझे तो परेशानी होती है कि ये तो एक सीधी सादी बात करने वाला एक ऑनरेबल आदमी, ये किस डायरेक्शन में चला गया है। डेवलपमेंट की इन्होंने बात की, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मईशत छोड़ के गए थे कि अभी आप एहसन इकबाल साहब को फोन लाइन के ऊपर लें, ऐसी बदहाली की सूरत हाल थी कि आखिरी एक क्वार्टर के अंदर तो ₹1 डेवलपमेंट फंड का कम से कम पीएसडीपी से तो जारी नहीं हुआ। पंजाब के अंदर अगर छोटे मोटे कोई काम हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इनके जो अपने उम्मीदवार हैं वो सोए हुए, उन्होंने आरओ के सामने कोई एप्लीकेशन जमा कराई होगी ना, कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो टीवी पे आके क्यों सर्कस लगा लेते हैं यहाँ पे खामखा। उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे बंदे उठाने शुरू कर दिए। मैं आपके पास लाइव टीवी पे कह के जा रहा हूं, लाहौर से मुझे एक बंदे का नाम बताएं जिसको इन्होंने कह रहे हैं या उठाया गया, हुकूमत ने उठाया किसी भी मुकदमे को सही गलत डाल के, तो मैं अपनी हुकूमत से आवाज उठाऊंगा कि उनके उस बड़े लीडर को जिसका आज तक किसी को नहीं पता कि उसको उठा लिया गया, उसको रिलीज कर दें, क्योंकि वरना ये सारे के सारे इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा देंगे। तो खुदा के लिए हर चीज के ऊपर सियासत मत करें। यहां पे जब सबने तय कर लिया कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, हमें
उसको मजबूत करने की जरूरत है कि ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके, जो साबरों को काबिल कबूल हो। तो इस किस्म की सिर्फ ऊंची बातें मत करें, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं। अब मईशत की जो ये कहानी सुना रहे बच्चों को थे, इसका जवाब पहले ले, जो आपने जरूर। बहुत बड़ी यावर नहीं, बुखारी साहब उन्होंने वो कह रहे मईशत के ऊपर भी जी, एक मईशत में मैं लंबी आऊंगा, कहानी सुनाने की मईशत कोशिश में की, मैं मैं आता उसका हूं, लेकिन जवाब मैं चाहूंगा कि अली परवेज मलिक साहब ने बड़े दलेराना specific- अंदाज में specific बात जी, करें, दलेराना general गुफ्तगू मत दलेराना करें। अंदाज में कहा है कि अगर एक बंदे को भी लाहौर में जहां बाई इलेक्शन और उठा लिया गया तो उसका नाम, आप नेशनल टीवी पे हैं, बताइए। वो कह रहे हैं वो इस हवाले से जरूर बात करेंगे। तो सर यावर बुखारी साहब, चूंकि आपने ये बात की है, बताइए। अच्छा सुनिए, मैं इनको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, जो जो ऑफिसर ट्रांसफर। सर एक बंदा लाहौर दा दसो। नहीं, देखिए लाहौर में जो कमिश्नर है वो आप ही का बच्चा था, शबाज उस्मान। सुन लेना मेरी बात, सुन ले। हम लोगों ने अपनी तरफ से, जो नून के नॉन ऑफिसर्स थे, हमने उनको कहीं हटाया नहीं, हमने उनको लगाई रखा जहाँ पे काम कर रहे थे। देखिए हम लोगों ने इन चक्रों में कही नहीं कि कौन नून का अफसर है और कौन कहाँ का अफसर है। अभी मैं आपको कम से कम 4 नाम ऐसे बता सकता हूँ जो टॉप लेवल। कितने आईजी तबदील हुए हैं पंजाब के अंदर, कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, कितने कमिश्नर लाहौर तब्दील हुए हैं। नहीं अनवार भाई, इस तरह से गुफ्तगू नहीं चलेगी। उनसे कहें कि लिस्ट दें, बंदों के नाम बताएं, मैं इनका वकील बन के अपनी हुकूमत के पास जाऊंगा। इस किस्म के ड्रामेबाजी मत करें, नाम लें। अली I'm willing to give you a list, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा उन सारे ऑफिसर्स को, फिर आप चेंज करवाना आपका काम है। किसी एक इलामा इकबाल और कायद आजम का नाम बता दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने उठा लिया। सर अली मैं आपको बंदों के नाम भी दूंगा जो उठाए गए हैं, जो आपने ऑफिसर्स चेंज किए हैं इन हलकों के अंदर, वो भी सारे दूंगा। जो डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं वो भी मैं सारे दूंगा। फिर आपने जाके अपनी गवर्नमेंट के साथ जरा कॉपी कर दीजिएगा। देखिए अभी सुन लें मेरी बात, अभी पूरी बात। अभी जो आपने बात की ना कि शफाफ इलेक्शन कैसे होते हैं, शफाफ इलेक्शन ऐसे नहीं होते जैसे कोई भी गवर्नमेंट आयर अपनी मनमानी करिए, जैसे केपीके में हो रहे हैं। होते हैं। सुन लेना, केपीके में अगर केपी के अंदर अगर किसी जगह भी गवर्नमेंट ने अपना नाजायज ताकत का इस्तेमाल किया, चलिए ठीक, बात की तो खिलाफ। लेकिन जो मेन चीज होती है, जब इलेक्शन अगर मिसाल के तौर पे कल जैसे अगर हमारी रिजर्वेशन के बावजूद आप लोग करवा देते हैं और वो इलेक्शन रिजल्ट अगर जो भी आते हैं, हम अभी भी कह रहे हैं पब्लिक में तो हमारी आवाज है, इंशाअल्लाह ताला पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अगर इलेक्शन के अंदर हम लोग कल बोलें कि जितना हल्के का जो इलेक्शन था उससे बेमारी, देन बी विलिंग टू ओपन इट अप और फिर पब्लिक एक हियरिंग हो, पब्लिक इन कैमरा आप सारा करेंगे, ये चीजें करेंगे आप। ओके, आपने कहा ये करेंगे, ये मैं से पूछता हूं, मुझे ये बताएं, मुझे बताएं। अगर किसी कैंडिडेट के तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उसके पास अपील का राइट मौजूद नहीं है, कानून के अंदर सारी गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे आके सर्कस लगा लें, कोई मिसाल आज तक एक नहीं दी इन्होंने। अली मेरे भाई, आपको भी पता है इलेक्शन कमीशन जो हियरिंग देती है ना, तो वो उससे अगला इलेक्शन आ जाता है, तब तक उनकी डेट नहीं आई। ओ भाई, डस्का का फैसला नहीं हुआ, फैसल वाडा का फैसला नहीं हुआ, इसी दौर के अंदर हुआ है ना सर। यावर भाई इस तरह ना करें, खाम खा आप एक अच्छे आदमी हैं, मुझे लोगों के नाम बताएं कि कहां पे किसको उठाया गया है ताकि मैं आपका वकील बनूं। आप नाम दें, लिस्ट ना दें और आरओ के पास भी जाके जमा करवाएं। अली मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, फिर आपने हमारा वकील बन के आपने ये लड़ना है। एक बात मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मकसद ये नहीं होता कि मैं बहस नहीं करूंगा। देखिए मैं आपको सारे वो खदशात बताऊंगा जो हो रहे हैं, वो इसलिए कि देखिए मैं भी चाहता हूँ एज अ पार्लियामेंटेरियन कि मेरे मुल्क के अंदर जो भी इलेक्शन हो, अवाम जो फैसला करे हम उसको मनो अन मान लें। अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ नजर आती है, कैंडिडेट अपील करता है, पार्टी खड़ी होती है, फिर गवर्नमेंट का काम है उस चीज को उठाए, खोले, ताकि शफाफियत जब हम लोग इजहार करना शुरू कर देंगे, ये डेमोक्रेसी तभी फैलेगी और फूलेगी। वरना इसने ऐसे ही मर जाना है हमारे बेईमानी के बाद। वो आपका यावर साहब, मैं आपकी जो एक आप बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, तो बिल्कुल फेयर बात है आप कर रहे हैं कि जो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, और हम कोई फिलोसफी की क्लास कर रहे हैं। इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं बंदों के नाम बताएं, अफसरों के नाम बताएं जो हमने लगाए हैं। अली मैं आपको पूरी आप बता देना, एक दो नाम ही बता दें यावर भाई, एक दो ही नाम बता दें। सुन तो लेना, मुझे टीपीओ का नाम याद तो नहीं, यहाँ पे चेंज हुआ है। मैं आपको लिस्ट पूरी दूंगा, हल्का वाइज लिस्ट दूंगा, हल्का वाइज लिस्ट देंगे, ठीक है ना। मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा, जो बंदे उठाएंगे उनकी भी लिस्ट दूंगा जिनके खिलाफ एंटी करप्शन काम कर रही है। की क्लास जारी रखें। अच्छा, आपने कहा कि आप लिस्ट देंगे, लेकिन जो शौकत पराचा साहब का एक नुकता था कि वो कब दौर आएगा, क्योंकि देखिए एक बयानिया आप लोग बना तो रहे हैं, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है आप बार बार कह रहे हैं कि आप एक लिस्ट देंगे, आपके पास पूरी लिस्ट है, वो कब वो सर दौर आएगा कि जिस पे हारने वाला भी ग्रेसफुली माने कि जी हाँ मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया, और जीतने वाला तो जाहिर बात है वो तो जिसे कहते हैं ना फील गुड फैक्टर आ ही जाता है। जब आप 2013 में हारे थे
तो आप लोगों ने कहा कि रिगिंग होगी। 2018 में जब नून लीग हारी तो उन्होंने कहा रिगिंग होगी। व्हेन दिस ट्रेंड विल फिनिश? हमारी जवाब सुन ले, एक सुन ले। देखिए जब 2013 में हुआ था हमने इनको हल्के बोले, आखिर में हम 4 हल्कों पे राजी हुए। जब वो खोले गए तो रिजल्ट आपके सामने है, हम सही थे। अभी इस दफा इन लोगों की पिटिशंस कम थी। पीटीआई की पिटिशन पंजाब में भी आप देख लें, नेशनल की देख लें, हमारी पिटिशन ज्यादा थी, लेकिन ये लोग सामने ही कोई नहीं है। हमने बार बार बोला जो हल्का बोलोगे हम खोले। इन लोगों इनमें से एक बंदा सामने नहीं आया। एक बंदा मुझे बता देना 2013 में ये हुआ, 2018 में हुआ, हमने जो हुआ है हमने बिल्कुल क्लियर किया। भाई एक हमें बता दे, हम खोल देते। कोई भी सामने नहीं आया। मुझे एक किसी का एग्जांपल दे देना, कोई एक बंदे का नाम दे दें जो सामने आया। कोई भी नहीं आया। पॉइंट टेकन। ओके, पॉइंट टेकन। शौकत पराचा साहब, उनका लिस्ट है उनके पास तमाम, और वो शेयर करेंगे। ज़ाहिर बात है अली साहब से, अली साहब तो बाबांगे दौल कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में लाइव बताएं, लेकिन ठीक है यावर बुखारी साहब कहते हैं वो देंगे। बता दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं है ना इस वक्त अलिफ लैला की कहानी है, अलिफ लैला की कहानी है ना। आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तस्लीम कर लिया उन्होंने कि उनके मेंबरान वहां पे भाग गए इनसे, इनकी कारकर्दगी की वजह से मान लिया इन्होंने। उसके बाद मुझे बचाएं, ये आपको बात समझ आती है कि साद रफीक साहब को इमरान खान साहब लाहौर में हराते हैं 500 वोटों से, 45 दिन के बाद इनकी अपनी हुकूमत बन जाती है। जिमनी इलेक्शन होता है, वहां पे इनका उम्मीदवार 10,000 वोट से हार जाता है। वहां पे कोई धांधली नहीं हुई। 4 हल्के 4 हल्के 4 हल्के। एयाज सादिक साहब उस वक्त भी जिमनी के अंदर गए, मुंतखब होकर दोबारा आए। आज भी उस हल्के की नुमाइंदगी एयाज सादिक साहब करें। तो भाई खुदा के लिए ये जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, नहीं इसको लेने को तैयार है। आप आए, मुकाबला करें, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार अपना जो उनका हक है वो इसी तरह एक्सरसाइज करने दे। जो रिजल्ट है कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कबूल करने को तैयार हूं। चौकत पराचा साहब। जी अनवार भाई, जी प्लीज। तो बात ये है, मैंने कहीं भी लफ्ज चूरन का इस्तेमाल नहीं किया। ये जबान अली, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, छोटे भाई हूँ, लेकिन ये लफ्ज चूरन और ये और वो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा यावर भाई, मैं चूरन बिल्कुल नहीं कहता, पर इसमें कौन सी गैर पार्लियामानी चीज है? आपने कहा कि आप दोनों का एहतराम का रिश्ता है वो बरकरार रह जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। बुखारी साहब आप दोनों का एहतराम, मेरे भाई हैं जी, मैं खामोश। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि चूरन का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, आप ना गैर पार्लियामानी है। नहीं, अगर पार्लियामानी है, गैर पार्लियामानी है। नहीं सुने, अगर उनको नहीं अच्छा लग स्पीकरशिप का रोल देना चाह बिल्कुल चूरन बेचना जो है, मैंने मिसालन अगर बात की है तो मुझे बताएं इसमें गैर पार्लियामानी बात है। इसका चूरन बेचने का मकसद मतलब ये होता है, इसकी तशरीह अगर की जाए कि ये सही बात नहीं है, एक बयानिया बनाने की कोशिश करें, घड़ने की कोशिश करें। एग्जैक्टली घड़ने की कोशिश, ये जो घड़ने की कोशिश कर रहे हैं बयानिया, ये ठीक है जी, घड़ने की कोशिश। अब तो ठीक है ना बुखारी साहब? अच्छा इधर रुकिएगा जी। जो बार बार बुखारी साहब कह रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, वो पीटीआई का एक मुस्तकिल गिला है। मसलन जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जी आईजी उनका लगाया हुआ बैठा है, चीफ सेक्रेटरी उनके लगाए हुए हैं। ये पीटीआई जिस दिन हुआ ना वहाँ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद तो पीटीआई मसलसल कह रही है ना कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जब आप पूछते हैं कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी बताएं जो हमने लगाया हो, वो इसलिए नहीं बता रहे कि वो तो टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको कंसर्न है, गो कि उन्होंने लगाए थे। एक नहीं लगाया, 5 लगाए, 6 लगाए और कंसर्न भी नहीं को है। अच्छा तो सर ये भी उन्होंने कंसर्न भी उनको है सर। तो मेरी बताएं, हम अपनी अपील लेके किस दर के ऊपर जाएं, मुझे ये भी बता दें। देखे ना, फोरम तो अल्टीमेटली वही बनते हैं जिस फोरम से आज उनको रिलीफ मिला है, तो ठीक है। और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो हुआ, अनवार साहब मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के प्रोसेस को जो लेजिटिमेसी मिली थी, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी। और जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहिबान की ड्यूटी लगाई थी कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने करवाई थी। तो जिस तरह आज पीटीआई के हमारे दोस्त खुश हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे, तस्लीम किया है, पहले फैसले भी तस्लीम करें। अब इलेक्शन आ रहा है, 17 जुलाई को दूर नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो इनको खुशी हो जाए। ये जो आपने नुकता उठाया, अली परवेज मलिक साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो आपने जो बात की, अब वो तो हमारे डिस्कशन में आ गई कि चूरन को हमने साजिश का बयानिया गढ़ रहे हैं। कि आपकी हुकूमत को आए हुए 2-2.5 माह हो गए, इस दौरान जो आपने फैसले किए हैं, आप चूंकि एक अवामी रहनुमा, लोगों की नफ्स पे आपका हाथ है, उसका जो इम्पैक्ट आया है, बजट अब कल या परसों पास हो जाएगा, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं, जो बिजली के निर्ख आज बढ़ाए गए हैं, जो करेंसी हमारी डी वैल्यू हुई है, जो महंगाई आई है, इन्फ्लेशन 28% पे है, आप समझते हैं इसका आप पब्लिक में जब जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है?
देखें अनवर भाई, गुजारिश इतनी सी है कि जो पहले तो हम ये तय कर लें कि जब हमें ये हुकूमत हमने ली थी तो उस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल थी और उस वक्त किसी भी हुकूमत की क्या तरजीहात होनी चाहिए थी। और मेरे लिए आपका जवाब देने में आसानी इस तरह से हो गई है कि मैं लोगों को मुझे बताने में ये ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी कि जब मुल्क दिवालिया होते हैं तो किस किस्म की तकलीफ उनकी आवाम को आती है, क्योंकि मैं तो सिर्फ श्रीलंका की तरफ इशारा करूंगा कि देख लें श्रीलंका की आज क्या सूरत हाल है। यही इल्जाम लगा रहे हैं कि आप श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं ना। तो इतनी पायदार मईशत हमें देके गए थे कि एक महीने के अंदर मुंह पे गिर गई, तो मेरे ख्याल से ये हमारा कसूर हुआ ना। मुझे बताएं असद उमर साहब आज हमें किस चीज के ऊपर कटारे में खड़ा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी आते साथ ही फौरन आईएमएफ के पास क्यों नहीं चले गए। तो अगर फौरन आईएमएफ पे जाने की जरूरत थी तो मईशत वेंटिलेटर पे थी ना, ये तो तय कर लेना पहले। उसके बाद मुझे बताएं असद उमर साहब का ही जो इनके अरस्तू है, मैं आपको बयान दिखा देता हूं कि वो कहते हैं कि किसी भी हुकूमत की माशी कारकर्दगी को जज करने के लिए चंद माह के अंदर उनको कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते। देखिए माशाल्लाह, तो गुजारिश ये है अनवार भाई, हमें रियासत के मफादात के ऊपर इस तरह से दोगला बयानियां बनाना नहीं, बिल्कुल कतन बनाने की जरूरत नहीं। गुजारिश ये है, आपका मुल्क दिवालिया के होने के इतना करीब खड़ा हुआ था जब आपके वजीर आजम इमरान खान साहब को निकाला गया। मैं आपको उसके छोटे से हकाइक बता देता हूं। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे डॉलर के, आपके पास 11 बिलियन डॉलर से कम स्टेट बैंक के पास मौजूद थे। उसके अंदर से भी 10 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व था वो आपका मांगे टांगे का था, और मांगे टांगे का जो आपने दोस्त ममालिक से लिया था वो भी नथी था कि आपका आईएमएफ प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा तो आप ये 10 बिलियन डॉलर रख सकते हैं, वरना जिस तरह चाइना ने वापस करने के बावजूद अभी तक आईएमएफ प्रोग्राम लेने में हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं तो हमें फौरन घुटनों पे गिर जाना चाहिए था आईएमएफ को रिवाइव करने के लिए। तो सर ऑलमोस्ट मान ली गई है ना। गुजारिश ये अनवार भाई, गुजारिश ये है कि पहली बात ये तय कर लें कि मईशत की जो आज बदहाली है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, शौकत तरीन और उसकी टीम के ऊपर है। उसके बाद आपको उस मईशत को रिवाइव करने के लिए, आपको इस रियासत को बचाने के लिए बिल्कुल आईएमएफ के पास जाना पड़ा। हम उसके ऊपर आपकी और मेरी जजमेंट में इतना फर्क हो सकता है कि असद उमर साहब कहते हैं फौरन चले जाते, हमने कोशिश की कि अवाम के ऊपर फेज्ड अंदाज के अंदर कम से कम कोई उनको अल्टरनेटिव प्लान के साथ जाके कोशिश करें कि किसी तरह से डिले कर लें। हम उसमें चले, कामयाब नहीं हुए, पर आईएमएफ के पास जो अब हम होके गए, मुझे बता दें हमारे पास क्या और ऑप्शन थी कि जिसके ऊपर हम चले जाते और आईएमएफ की जो दी हुई तकलीफ है उसको अवॉइड कर लेते। या ये चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट कर लेते, उसी तरह पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगती, उसी तरह अस्पतालों के बाहर लाइनें लगती, उसी तरह फार्मेसीज के बाहर लाइनें लगती। तो खुदा के लिए रियासत के मफादात के ऊपर इस तरह से सियासत मत करें, सिर्फ इसलिए कि आपको हुकूमत से निकाला गया है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम निजाम को धर्म भरम कर दें, तो कोई खुदा का खौफ करें। बुखारी साहब, सर मेरा जिमनी सवाल था वो मैं बाद में करूंगा, पहले आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं ये जो अली ने बात की ना, बड़ी अच्छी, इसने बड़ा खोल के एक बात कर दी। लेकिन ये बताएं, जब ये मईशत 2018 में हमारे हवाले करके कहते, उस टाइम पे मईशत का क्या हाल था, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, उस टाइम पे वो ट्रेड डेफिसिट क्या था, उस टाइम के अंदर जो ग्रोथ रेट था ये 5.3% शो करते थे, वो हमें उसको मनोअन मानते थे। हम लोगों ने जब इन लोगों ने जब हुकूमत टॉपल की तो उसके अंदर हम लोगों ने 5.97% ग्रोथ रेट है जीडीपी का। फिर उसके अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है दैट हैड ऑलरेडी क्रॉस 30 बिलियन इन द फर्स्ट 10 मंथ्स। हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस थी 32 बिलियन के करीब थी। मतलब हम लोगों ने कोई एग्रीकल्चर में 5 क्रॉप्स हमारे बम्पर क्रॉप्स थे। हमारी आप जीडीपी और डेट रेशियो देखें, वी हैड ब्रॉट इट डाउन टू 71%। आप कौन सी बातें ये लोग कर रहे हैं? अगर ये लोग बोल रहे ये हैं कि हम लोग इतने रिजर्व छोड़ के गए, मेरे भाई इन्होंने बोला 11 से कम, एग्जैक्ट मुझे बताएं हम क्या छोड़ के गए। एक बात, हम 10.8 बिलियन डॉलर्स कह रहे हैं, ठीक है ना जी। देखिए 10.8 बिलियन डॉलर्स हम इनको छोड़ के गए। ये अभी कहते हैं कि वो जो उसके अंदर दूसरे कर्जे थे और फलां था फ्लू था, वो रोल ओवर हो चुके थे। अगर कोई कर्जे रहते मेरा कंटेंशन ये कि रिजर्व इससे ज्यादा थे, ये इनके पास इंफॉर्मेशन शायद पूरी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि रोल ओवर थे। हम लोग जो तेल की कीमत जो हम कम करने जा रहे थे, वो कहाँ से हमने कम की? हमने इनको बताया कि हमने कैसे अपने एडीपी के हमने प्रोजेक्ट को स्लो करना था, पंजाब और केपी का सरप्लस हमने उठा के इधर डालना था, फिर रशिया से तेल लाना था, उसको आने में 2-3 महीने लगते, हम इतने में हम रिफाइनरीज को उनके लिए हम रेडी कर देते। ये जब बाकी लोग कर रहे हैं, इंडिया की रिफाइनरीज रशियन ऑयल पे थी नहीं थी, दे वर ऑल बेस्ड ऑन मिडिल ईस्टर्न ऑयल, और वो उन लोगों ने तो अपनी रिफाइनरीज को फॉरेन फाइन ट्यून कर लिया। वो हम करते, हम उनसे सस्ती व्हीट लेते,
हम लोग भाई साहब, सियासत से हट के डरा रहे वो नहीं हैं। हट सकते, नहीं हट भाई साहब, सकते। सियासत से हट के सुनिए, भारत हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हाँ, 600 बिलियन डॉलर। 650 बिलियन डॉलर्स, बिल्कुल क्या सही। हम, सुनिए आप ना। समझते हैं सिद्ध के दिल से कि हम उस जी। इक्तिसादी पोजीशन में हैं कि हम अनवार- रूस से तेल ले लें और आईएमएफ के साथ प्रोग्राम भी चलाएं? बिल्कुल सही। अनवार मेरी बात सुन ले। देखिए, ये जो बात करें ना, ये जो रिजर्व्स बने, ये कोई 2 साल में नहीं बने, नहीं ये कि 20 भाई, साल में नहीं अनवार बने। साहब का जवाब दें। पॉलिसीज के साथ अनवार साहब का और जवाब ट्रेड दें भाई। सरप्लस होता, तो ट्रेड सरप्लस जब बनता तो उससे आपके फॉरेन रिजर्व्स बिल्डअप होते हैं। आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना था, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, हमने शुरू कर तारीखी दिया। ट्रेड खसारा था 45 बिलियन नहीं, डॉलर का इस साल का। आपका तो था। खुदा का खौफ करें यावर भाई, आपका था 24 बिलियन डॉलर्स का। आपका हमारा 45 बिलियन डॉलर है। वो आपको याद कराते हैं, 45 बिलियन डॉलर का अनप्रेसिडेंटेड। सर, आपने पूछा कि इंडिया के रिजर्व 650 बिलियन डॉलर, आपके 11 बिलियन डॉलर, उसका जवाब नहीं दिया। कहते हैं रूस से तेल लेने चले हैं, आज तक अगर 1 लीटर नहीं ले सके। जी अनवार, दूसरी बात ये है जी। कि ये जो खसारा होता है ना, ये किस चीज के लिए होता है? हमारे पास तो टेक्सटाइल, आप अच्छा हो गया खसारा। 300% आपकी टेक्सटाइल एक्सपैंड कर रही थी। ये बातें करते इनके जमाने में जो खसारा था, that was ठीक है। unprecedented। अब ये मुझे बताएं, जब आप लोग जाएंगे तो खान साहब का क्या बयानिया होगा कि मुझे, अभी जो आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो खान साहब तो कह रहे हैं कि जी आप शिकस्त दे देंगे, तो पब्लिक को क्या कहेंगे? जाकर अपनी कारकर्दगी पे बात करेंगे, बैरूनी साजिश पे बात करेंगे, बैरूनी साजिश पे फोकस करेंगे, कारकर्दगी भी बात करेंगे? नहीं, हम कारकर्दगी दिखाएंगे, हम इनको बताएंगे कि हमने कैसे इक्वली पंजाब में बजट डिस्ट्रीब्यूट किया, हर डिस्ट्रिक्ट को दिया। हम लोग ये बताएंगे कि हमारे जमाने में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। ठीक है। हम जाके बताएंगे कि इन लोगों ने आके कैसे आईएमएफ के सामने लेट के 85 रुपए तेल एक महंगा कर, अभी 50 रुपए और महंगा कर रहे हैं, जो 5 रुपए हर महीने बढ़ाएंगे। जरा मेरे साथ रहेगा पराचा साहब। एक तो ये हवाले से मीडिया मार्केट बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अली परवेज अली साहब की जमात इसाक डार साहब को वापस ला रहे हैं और डॉक्टर मिफ्ता साहब। अब मेरे पास कोई इसकी ऑथेंसिटी नहीं, लेकिन मीडिया की ये खबरें, आप माशाल्लाह एक बाखबर साफ़ी हैं, आपके पास भी कोई खबर है इस हवाले से, कोई अंदर की खबर? 15 जुलाई के बाद डार साहब वापस आ रहे हैं, 15 जुलाई 2022 के बाद इसाक डार साहब सेंटर साहब यानी वापस आ रहे हैं। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आ रहे हैं। जी जी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है। आप क्यों तो जब इतनी अच्छी कारकर्दगी अच्छा सुने सुने, दूसरी और बात फिर जब ये आ रहे हैं उसके बाद हाँ। फिर वो वजीर खजाना बनेंगे। सुने, जो असल बात तो ये है ना। जो मिफ्ता इस्माइल साहब है ना, हाँ, वो आइन के आर्टिकल 91 क्लास 9 के तहत फॉरेन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जी। वो कोई परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। वो पहले भी इसी तरह ही थे ना। नहीं तो पहले 6 advisor महीने थे के ना, लिए अब ना। ईसीसी वगैरह चेयर नहीं कर सकते। 6 ठीक कह रहे हैं, महीने 6 महीने तक। ठीक कह रहे हैं। आपके आइन के मुताबिक जो भी वजीर हो उसको ही हैज़ टू बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ओके, या कौमी असेंबली या सेनेट का, ठीक है। अदरवाइज वो एडवाइजर बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास प्रीरोगेटिव है आइन के आर्टिकल 91 क्लास 9 के तहत, ओके। कि किसी भी बंदे को वजीर आजम 6 महीने, वजीर आजम उनको मिनिस्टर बना सकते हैं, फॉर 6 मंथ्स। बट उस मिनिस्टर को 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर मुंतखब होना होता है, सेनेट का भी और कौमी असेंबली ये का शौकत भी, तरीन साहब के केस जिसका में भी हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो मामला है ये आईनी तकाजे के तहत है या परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखे ना, मैं कह रहा हूँ कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो कौमी असेंबली का इलेक्शन हार गए, कादिर खान मंदोखेल ने हराया उनको वहाँ से, ठीक है। सेनेट में अभी इलेक्शन हो नहीं रहे, या तो कोई ये सीट एक पंजाब की छोड़ें या कहीं और ओके। इतना बड़ा रिस्क लें, क्योंकि देखें ना, अभी आपने खुद ही कहा 4 वोटों का फ़र्क जी, है, 4 वोटों का तो फ़र्क वो 4 वोटों का तो कोई फ़र्क नहीं होता, और वो भी पाकिस्तान में, ठीक है। तो सेनेट के इलेक्शन में 4 की बजाय 10 भी इधर उधर हो सकते हैं। यानी इमरान खान की हुकूमत थी, बेहतरीन हुकूमत चल रही गिलानी साहब थी, जीत और गए। गिलानी साहब अब जीत जीत गए थे, और इन्होंने एक भी MNA PTI का नहीं निकाला था, ना किसी को नोटिस दिया था, सबको पता था किस किस ने वोट दिया, ठीक है। और गिलानी साहब कैसे जीत गए। लिहाजा मिफ्ता इस्माइल साहब एक स्टॉप गैप के तहत वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन जब डार सारे साहब, कड़े फैसले तो मिफ्ता इस्माइल साहब तो इसलिए ना कि वो मतलब है वो फुल टाइम मिनिस्टर नहीं है ना, इसहाक डार साहब आ रहे हैं। जब इसहाक डार हूं तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर मैं किसी और को सोच नहीं क्यों अली सकता भाई? नून लीग से। देखें अनवार भाई, द कैबिनेट सर्व्स एट द डिस्क्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Yes. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। वो जिसको चाहेंगे उसको फारिग कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदले?
यहाँ पे पराचा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके दस्तूर के मुताबिक एक आदमी 6 महीने से एक दिन आगे नहीं जा सकता। तो उसके अंदर या तो अगर आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यू करवाना है, आप किसी हाउस से उनको इलेक्ट करवाएंगे या उनको रिप्लेस Last करेंगे। minute चल रहा है। अगर आप उनको एडवाइजर I बनाएंगे agree। तो मेरी बात सुने ना, कमेटियां आपकी चेयर नहीं कर ईसीसी सकते। और Exactly। बाकी जो कैबिनेट Okay। कमेटीज हैं वो चेयर नहीं कर सकेंगे। तो ये तो आपके आइन का तकाजा है ना, इस चलो। मुल्क में बादशाह तो है Last नहीं पे। कि जिस तरह इमरान खान साहब फैसला करते थे कि आज अनवार साहब को मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव पीटीवी का लगाना है, तो वो अनवार साहब कल से चीफ कहाँ एग्जीक्यूटिव फैसला बन जाते किया थे। उन्होंने? चले, फैसला मैं तो आपको नहीं किया, मिसाल दे रहा था। चले, बोल आपकी तो मैं यावर बुखारी साहब On a lighter note, को गुजारिश करता हूं कि इनकी खाम ख्याली के अंदर जो ये रोज अपनी हुकूमत बनाते हैं, अगली दफा आपको चीफ इलेक्शन वो ये चीफ एग्जीक्यूटिव पीटीवी का जरूर ख्वाब में अपने सोचिएगा, पर मैं आपके लिए सिफारिश अपनी हुकूमत को करूंगा। टूवर्ड्स द एंड 30 सेकंड जो बात की यावर बुखारी साहब ने, इस बयानी के साथ ये जाएंगे जी ये तेल की कीमतें आपने बढ़ाई 84 रुपए, ये बिजली के बिल आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, ये तेल की जो खुर्दी तेल है उसकी कीमतें बढ़ गई, तो इस बयानी को काउंटर करना है टूवर्ड्स द एंड। देखिए परवेज मलिक अनवार साहब, भाई, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सियासत अपनी जगह अब जरूर अहमियत रखती है, पर इस वक्त रियासत को बचाने का मामला Okay, है। श्रीलंका की तरफ सिर्फ एक नजर दौड़ा लें, और उसके बाद आप यहाँ पे बैठ के लोगों को एजुकेट करें, इस तरह से मिसगाइड मत करें। और दूसरी बात ये कि अगर ब्रेंट तेल जो है वो $120 का है, और एक ब्रेंट के अंदर आपका जो एक बैरल के अंदर 160 लीटर के करीब तकरीबन होते हैं, तो 150-60 रुपए का तो कच्चा तेल आपका जहां पे डिस्कवर होता है वहां पे अवेलेबल है। तो मुझे बता दें ये किस गीदड़ सिंगी के साथ ना रिफाइनिंग मार्जिन उसमें ऐड करेंगे, ना पाकिस्तान में लाने का उसका खर्चा ऐड करेंगे, ना ये सारी चीजें करके ये 150 रुपए का डीजल बेच सकते हैं, पर 250 रुपए का इनको काबिल कबूल नहीं है। जबकि अपने बजट के अंदर खुद लिख के गए हैं कि जी हमने 30 रुपए लीटर पीडीएल लेना है और सारे का सारा तेल का खर्चा जो है हमने लोगों से रिकवर करना है। लिया जा रहा है। तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप हार रहे हो, उसके बाद इस मुल्क की रियासत के मफादात के खिलाफ बारूदी सुरंगें इस तरह से मत लगाएं और लोगों को आके गुमराह मत करें। मैं हाथ जोड़ के बुखारी साहब को, शाह साहब को यह गुजारिश करूंगा। चले वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया सैयद यावर बुखारी साहब। आई नो कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा ऑनेस्टली, और मैं इसलिए प्रोग्राम को क्लोज करना का, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप मूवमेंट नोटिस पे हमारे साथ है, चूंकि अंदलीब साहब ने कमिटमेंट की थी, बट यू वर ग्रेसफुल इनफ कि आपने हमें ज्वाइन किया और सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब। आप इशाइये से के बाद फौरन हमारे शो में तशरीफ लाए और अपना मौक़िफ़ पेश किया। शौकत पराचा साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। आपको तमाम आइन की क्लॉजेज और तमाम चीज़ें जो है आपके पास जवाब मौजूद होते हैं, और पराचा साहब खबरें भी हमें दे गए। यही कुछ आज के लिए। अब कल इंशाल्लाह हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। वफाकी बजट अगर मंजूर होता है तो उस हवाले से, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि बजट जो है उस पर तमाम वोटिंग हो और तमाम मौजूद हो, बजट के फिर मुख्तलिफ जो खदोखाल हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।